अध्याय 2 मार्ज आंटी की गलती। अगली सुबह जब हैरी नाश्ते के लिए नीचे गया तो उसने देखा कि डर्सली परिवार पहले से ही किचन की टेबल के चारों तरफ बैठा हुआ था। वे नए टीवी पर न्यूज देख रहे थे। यह नया टीवी डड्डी के लिए गर्मियों में घर लौटने का तोहफा था, क्योंकि वो इस बात पर हल्ला मचा रहा था कि फ्रिज और डाइनिंग रूम में रखे टीवी के बीच उसे बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता है। किचन में टीवी आने के बाद डडली अपनी गर्मी की छुट्टियों का ज्यादातर समय वहीं गुजारने लगा। वहां वो अपनी सुअर वाली छोटी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए रहता था और उसकी 5 ठुड्डियां लगातार हिलती रहती थी, क्योंकि वो लगातार खाता रहता था। हैरी डडली और वर्नॉन अंकल के बीच बैठ गया। वर्नॉन अंकल मोटे थे, उनकी गर्दन बहुत छोटी थी और मूंछें काफी घनी थी। हैरी को हैप्पी बर्थडे कहना तो दूर रहा, किसी ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि हैरी कमरे में आ गया था। बहरहाल हैरी को अब इस बात की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि उसने इस बात को अनदेखा कर दिया। उसने खुद एक टोस्ट उठाया और टीवी पर न्यूज पढ़ने वाले को देखने लगा, जो एक भागे हुए अपराधी के बारे में खबर पढ़ रहा था। जनता को चेतावनी दी जाती है कि ब्लैक के पास हथियार है और वो बहुत खतरनाक अपराधी है। एक विशेष हॉटलाइन बनाई गई है, अगर ब्लैक दिखे तो तत्काल हॉटलाइन पर सूचना दें। वर्नॉन अंकल ने अपने अखबार के ऊपर से भगौड़े कैदी को घूरते हुए कहा, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो आवारा है, उसकी हालत तो देखो, गंदा, वहशी, दरिंदा, उसके बाल तो देखो। उन्होंने हैरी की तरफ तमतमाती हुई तिरछी निगाह डाली, जिसके बिखरे हुए बालों से वर्नॉन अंकल को हमेशा चिढ़ होती थी। टेलीविजन पर दिखने वाले अपराधी के लंबे बाल कंधे तक लटक रहे थे, उसकी तुलना में हैरी के बाल बहुत अच्छी हालत में थे। न्यूज पढ़ने वाला एक बार फिर दिखाई देने लगा। कृषि और मत्स्य मंत्रालय आज यह घोषणा करने वाले हैं। जरा रुको, वर्नॉन अंकल ने न्यूज पढ़ने वाले को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमने तुम्हें बताया ही नहीं कि वो दरिंदा भागा कहाँ से है। आधी अधूरी जानकारी देने का क्या फायदा है? हो सकता है कि वो पागल सामने वाली सड़क पर ही घूम रहा हो। उभरी हुई हड्डियों और घोड़े जैसे चेहरे वाली पिटूनिया आंटी ने घूमकर किचन की खिड़की के बाहर देखा। हैरी जानता था कि पिटूनिया आंटी को हॉटलाइन पर सूचना देने में बहुत खुशी होगी। वे दुनिया की सबसे ज्यादा इधर उधर करने वाली महिला थी और अपने नीरस तथा भले पड़ोसियों की जासूसी करने में अपना जिंदगी का ज्यादातर समय बिताती थी। वर्नॉन अंकल ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा, सरकार न जाने कब यह सीखेगी कि ऐसे लोगों से निपटने का एक ही तरीका है कि उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। बिल्कुल सच कहा, पिटूनिया आंटी ने कहा, जो भी पड़ोसी के यहाँ लगे पेड़ों के पार घूर रही थी। वर्नॉन अंकल ने चाय का कप नीचे रखा, अपनी घड़ी देखी और बोले, मैं तो रोका कि मैं अब 1 मिनट में चल दूं, मार्च की ट्रेन 10 बजे आती है। हैरी अपने कमरे में रखी उड़ने वाली झाड़ू की सर्विसिंग किट के बारे में सोच रहा था। वर्नॉन अंकल के शब्द सुनकर उसे जोर का झटका लगा। मार्ज आंटी, उसके मुंह से निकला, वे यहाँ तो नहीं आ रही हैं। मर्ज आंटी वर्नॉन अंकल की बहन थी। हालांकि हैरी का, जिसकी माँ पिटूनिया आंटी की बहन थी, उनसे खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे उन्हें मजबूरन आंटी कहना पड़ता था। मार्ज आंटी देहात में एक बड़े बगीचे वाले घर में रहती थी, जहाँ वे बुलडॉग पालती थीं। वे कभी कभार ही प्रिवेट ड्राइव में रहने आ पाती थी, क्योंकि वे अपने प्रिय कुत्तों से दूर नहीं रह पाती थी। बहरहाल हैरी के दिमाग में उनकी हर यात्रा की भयानक यादें थीं। डडली के 5वें जन्मदिन की पार्टी में मार्ज आंटी ने हैरी को अपनी टहलने वाली छड़ी से पीटा था, ताकि वो म्यूजिकल स्टैचू में डडली को हराना बंद कर दे। कुछ साल बाद जब वे क्रिसमस पर आई थी तो डडली के लिए एक कंप्यूटराइज्ड रोबोट लाई थी और हैरी के लिए कुत्तों के बिस्किट का डब्बा। आखिरी बार वे हैरी के हॉगवर्ट्स जाने से 1 साल पहले आई थी। उस समय हैरी का पैर गलती से उनके प्रिय कुत्ते रिपर के पंजे पर पड़ गया था। रिपर ने हैरी को बगीचे तक दौड़ा दिया था और पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। मार्ज आंटी ने आधी रात तक रिपर को वापस नहीं बुलाया। इस घटना की याद करके डडली अब भी इतनी जोर से हंसता था कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वर्नॉन अंकल ने कहा, मर्ज यहाँ 1 हफ्ता रहेगी और चूंकि अब यह विषय आ ही गया है, उन्होंने हैरी की तरफ चेतावनी भरी मोटी उंगली उठाते हुए कहा, तो जाकर उन्हें लाने से पहले मैं कुछ बातें साफ साफ कहना चाहता हूँ। डडली मुस्कुराया, उसने टीवी पर से आंखें हटा ली। वर्नॉन अंकल द्वारा हैरी को डपटते देखना डडली के मनोरंजन का प्रिय तरीका था। वर्नॉन अंकल ने गरजते हुए कहा, सबसे पहली बात, तुम मार्ज से सभ्यता से बात करोगे। हैरी ने कटुता से कहा, ठीक है, पर पहले वे मुझसे सभ्यता से बात करें। दूसरी बात, वर्नॉन अंकल ने ऐसे दिखाया जैसे उन्होंने हैरी का जवाब सुना ही नहीं था, चूंकि मार्ज तुम्हारे असामान्य होने के बारे में कुछ नहीं जानती है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि जब वो यहाँ रहे तो कोई भी अजीब चीज हो। तुम उनसे ठीक से पेश आना, ठीक है? पहले वो ठीक से पेश आए, हैरी ने दांत भींच कर कहा। और तीसरी बात, वर्नॉन अंकल के बैगनी चेहरे पर उनकी छोटी आंखें अब और भी छोटी हो गईं। हमने मर्ज को बताया है कि तुम लाइलाज अपराधी बच्चों हेतु सुरक्षित सेंट ब्रूटस स्कूल में पढ़ने जाते हो। क्या? हैरी चीखा।
और तुम्हें ये कहना है लड़के, वरना तुम मुश्किल में फंस जाओगे, वर्नॉन अंकल ने थूक उड़ाते हुए कहा। हैरी का चेहरा सफेद बढ़ गया और वो बैठा हुआ गुस्से से वर्नॉन अंकल को घूरता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, मार्ज आंटी 1 हफ्ते के लिए आ रही थी। यह तो डसली दंपत्ति द्वारा दिया गया बर्थडे का अब तक का सबसे बुरा तोहफा था, जिसमें वर्नॉन अंकल के पुराने मोजे भी शामिल थे। वर्नॉन अंकल ने खड़े होते हुए कहा, तो पिटूनिया, मैं अब स्टेशन जा रहा हूँ, तुम्हें तो घूमने नहीं चलना है डडली बेटा। नहीं, डडली ने कहा, जिसका ध्यान एक बार फिर टेलीविजन पर लग गया था, क्योंकि अब वर्नॉन अंकल ने हैरी को डांटना बंद कर दिया था। डडली अपनी आंटी के स्वागत के लिए तैयार होगा, पिटूनिया आंटी ने डडली के मोटे सुनहरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। मम्मी ने उसके लिए एक सुंदर नई बो टाई खरीदी है। वर्नॉन अंकल ने डडली के मोटे कंधे को थपथपाया। किचन से बाहर निकलते हुए वे बोले, तो फिर कुछ ही देर में मिलते हैं। दहशत में बैठे हैरी के मन में अचानक एक विचार आया। उसने अपना टोस्ट छोड़ा, तत्काल अपने कदमों का इस्तेमाल किया और वर्नॉन अंकल के पीछे पीछे घर के सामने वाले दरवाजे तक गया। वर्नॉन अंकल अपना कार कोट पहन रहे थे। जब उन्होंने हैरी को बाहर आते हुए देखा तो वे घुर्राकर बोले, मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा हूँ। हैरी ने ठंडेपन से जवाब दिया, जैसे मैं आना चाहता हूँ, मैं तो आपसे सिर्फ कुछ पूछना चाहता हूँ। वर्नॉन अंकल ने उसे शक भरी निगाहों से देखा। हैरी बोला, हग, मेरा मतलब है स्कूल में 3rd ईयर के बच्चों को कभी कभार गांव में घूमने जाने की छूट मिलती है। तो वर्नॉन अंकल ने दरवाजे के पास वाले हुक से कार की चाबियां उठाते हुए कहा। हैरी ने जल्दी से कहा, मुझे आपसे अनुमति पत्र पर साइन करवाना है। वर्नॉन अंकल ने चिढ़ाते हुए कहा, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? हैरी ने बहुत सावधानी से शब्द चुनते हुए कहा, देखिए, मार्ज आंटी के सामने यह नाटक करना बहुत मुश्किल होगा कि मैं सेंट अमूक स्कूल, लाइलाज अपराधी बच्चों हेतु सुरक्षित सेंट ब्रूटस स्कूल। वर्नॉन अंकल दहाड़े और हैरी को खुशी हुई कि उनकी आवाज में दहशत का भाव था। बिल्कुल, हैरी ने वर्नॉन अंकल के बड़े बैगनी चेहरे की तरफ शांति से देखते हुए कहा, इतना बड़ा नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, मुझे इसे विश्वसनीय बनाना पड़ेगा, है ना? मान लीजिए अगर गलती से मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी। वर्नॉन अंकल अपनी मुट्ठी तानते हुए हैरी की तरफ बढ़े, लेकिन हैरी अपनी जगह पर बिना हिले खड़ा रहा। उसने कहा, मेरी हड्डी पसली तोड़ने से मार्ज आंटी वह बात थोड़ी ही भूल जाएंगी जो मैं उन्हें बता सकता हूँ। वर्नॉन अंकल रुक गए। उनकी मुट्ठी अब भी हवा में उठी हुई थी और उनका चेहरा लाल हो गया। लेकिन अगर आप मेरे अनुमति पत्र पर साइन कर देंगे, हैरी ने जल्दी से कहा, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं याद रखूंगा कि मुझे किस स्कूल में जाना चाहिए और इस तरह अभिनय करूंगा जैसे मैं जैसे मैं सामान्य हूँ। हैरी जानता था कि वर्नॉन अंकल इस पर अच्छी तरह सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके दांत खुले थे और उनके माथे की नस फड़क रही थी। उन्होंने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं मार्च की यात्रा के दौरान तुम्हारे व्यवहार को गौर से देखूंगा। अगर तुमने सही व्यवहार किया और हमारा कहना माना तो मार्च के जाने के बाद मैं उस बेहुदा अनुमति पत्र पर साइन कर दूंगा। उन्होंने घूमकर दरवाजा खोला और जाते समय से इतनी तेजी से बंद किया कि ऊपर लगा कांच निकलकर गिर गया। हैरी लौटकर किचन में नहीं गया, वो ऊपर अपने बेडरूम में गया। अगर उसे सच्चे मगलू की तरह अभिनय करना था तो बेहतर था कि वह यह काम अभी से शुरू कर दे। दुखी मन से उसने धीरे धीरे अपने सभी तोहफे और बर्थडे कार्ड इकट्ठा किए और उन सबको अपने बिस्तर के नीचे फर्श पर रखे उखड़े बोर्ड में होमवर्क के साथ रख दिया। फिर वो हेडविग के पिंजरे के पास गया। एरल अब ठीक हो चुका था। वो और हेडविग दोनों सो रहे थे तथा दोनों के सिर उनके पंखों के भीतर थे। हैरी ने आ भरते हुए उन्हें जगाया। हेडविग, उसने उदासी से कहा, तुम्हें 1 हफ्ते के लिए यहाँ से जाना होगा। एरल के साथ चली जाओ, रॉन तुम्हारी देखभाल करेगा। मैं उसे पूरी बात बताते हुए एक पत्र लिख दूंगा और मेरी तरफ इस तरह मत देखो। हेडविग की पीली आंखें उसे धिक्कार रही थीं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यही एक तरीका है जिससे मुझे रॉन और हर्माइनी के साथ हॉग्समीड जाने की अनुमति मिलेगी। 10 मिनट बाद एरल और हेडविग, जिसके पैर में रॉन के नाम की एक चिट्ठी बंधी थी, खिड़की के बाहर निकले और ओझल हो गए। बुरी तरह दुखी हैरी ने पिंजरा अलमारी के अंदर रख दिया, लेकिन हैरी को चिंता करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। थोड़ी देर में पिटूनिया आंटी चीखती हुई ऊपर आई और हैरी से कहा कि वे नीचे आकर मार्ज आंटी का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाए। जब वह हॉल में पहुंचा तो पिटूनिया आंटी ने उसे डांटते हुए कहा, अपने बालों का कुछ करो। हैरी को यह समझ में नहीं आया कि उसके बाल संवारने से क्या फायदा होगा। मार्ज आंटी को उसकी बुराई करना अच्छा लगता था, इसलिए वो जितना ज्यादा गंदा दिखेगा वे उतनी ही ज्यादा खुश होंगी। बहुत जल्दी ही वर्नॉन अंकल की कार गेट के अंदर आ गई। फिर गिट्टी पर टायरों के रुकने, कार के दरवाजे बंद होने और बगीचे के रास्ते पर कदमों की आवाज आई। पिटूनिया आंटी ने फुफकारते हुए हैरी से कहा, दरवाजा खोलो। बहुत निराशा के साथ हैरी ने दरवाजा खोला। चौखट पर मार्ज आंटी खड़ी थी। वे काफी हद तक वर्नॉन अंकल की तरह ही दिखती थी, लंबी, मोटी और बैगनी चेहरे वाली। यहाँ तक कि उनकी मूंछ भी थी, हालांकि अपने भाई जितनी घनी नहीं थी। उनके एक हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था तथा दूसरे हाथ के नीचे एक बूढ़ा और बदमिजाज बुलडॉग था। मेरा डडली कहाँ है? मार्ज आंटी गर्जी। मेरा भतीजा कहाँ है?
डडली हॉल से डोलता हुआ आया। उसके सुनहरे बाल उसके मोटे सिर पर चिपके हुए लग रहे थे और उसकी कई ठुड्डियों के नीचे बो टाई बड़ी मुश्किल से नजर आ रही थी। मार्ज आंटी ने सूटकेस हैरी के पेट में घुसा दिया, जिससे उसकी हवा बाहर निकल गई। इसके बाद मार्ज आंटी ने डडली को एक हाथ से जकड़ लिया और उसके गाल पर एक बड़ी पप्पी दे दी। हैरी अच्छी तरह से जानता था कि डडली मार्ज आंटी से गले मिलना सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि इसके बदले उसे काफी पैसे मिलते हैं, और ये बात पूरी तरह से सही साबित हुई क्योंकि पप्पी के बाद जब से वे अलग हुए तो डडली की मोटी मुट्ठी में 20 पाउंड का एक कड़क नोट था। मार्ज आंटी चीखी, पिटूनिया, और फिर वे हैरी को इस तरह अनदेखा करते हुए गुजर गईं जैसे वो कोई हेड स्टैंड हो। मार्ज आंटी और पिटूनिया आंटी ने एक दूसरे को चूमा, बल्कि यह कहना जाना चाहिए कि मार्ज आंटी ने अपना बड़ा जबड़ा पिटूनिया आंटी के पतले गाल की हड्डी से टकराया। वर्नॉन अंकल अब तक अंदर आ चुके थे और दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूछा, चाय पियोगी मर्ज? और रिपर क्या लेगा? रिपर मेरी प्लेट में से थोड़ी सी चाय पी लेगा, मार्ज आंटी बोली जब वे सब किचन में गए। हैरी हॉल में मार्ज आंटी के सूटकेस के साथ अकेला रह गया था, लेकिन उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। वह तो चाहता ही यही था कि किसी न किसी बहाने से वो मार्ज आंटी से दूर रहे, इसलिए वो आराम आराम से सूटकेस को घसीटता हुआ ऊपर वाले खाली बेडरूम में ले जाने लगा। जब हैरी किचन में लौटा तब तक मार्ज आंटी को चाय और फ्रूट केक मिल चुके थे। उनका कुत्ता रिपर एक कोने में सुड़ सुड़ करके चाय पी रहा था। हैरी ने देखा कि अपने साफ फर्श पर चाय और लार गिरती देखकर पिटूनिया आंटी कांप गईं। पिटूनिया आंटी जानवरों से नफरत करती थी। वर्नॉन अंकल ने पूछा, मार्ज, बाकी कुत्तों को कौन संभाल रहा है? मार्ज आंटी ने जोरदार आवाज में कहा, कर्नल फ्लपस्टर, वे अब रिटायर हो चुके हैं और उनके पास भी तो करने के लिए कोई काम होना चाहिए, लेकिन मुझसे रिपर को वहाँ नहीं छोड़ा गया। ये मेरी जुदाई सहन नहीं कर पाता है। हैरी के बैठने पर रिपर घुर्राया। इससे मर्ज आंटी का ध्यान पहली बार हैरी की तरफ गया। तो उन्होंने घुर्राते हुए कहा, यह अब भी यही है? हाँ, हैरी ने कहा। तुम्हें इतना अकड़ कर हाँ कहने की जरूरत नहीं है, मार्ज आंटी ने कहा। यह वर्नॉन और पिटूनिया की मेहरबानी है कि तुम्हें यहाँ रख रहे हैं। मैं ये कभी नहीं करती। अगर तुम्हें मेरी चौखट पर छोड़ा गया होता तो मैं तुम्हें सीधे अनाथालय भेज देती। हैरी की यह कहने की बहुत इच्छा थी कि डर्सली परिवार के साथ रहने के बजाय वो अनाथालय में रहना शायद ज्यादा पसंद करेगा, लेकिन हॉग्समीड के अनुमति पत्र के विचार ने उसे रोक दिया। उसने अपने चेहरे पर जबरन दर्द भरी मुस्कान लाने की कोशिश की। मर्ज आंटी दहाड़ी, मेरी तरफ देखकर फालतू में मत हंसो। मुझे साफ दिख रहा है कि जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तब से तुम जरा भी नहीं सुधरे हो। मुझे आशा थी कि स्कूल वाले तुम्हें थोड़ा तमीज सिखा देंगे। उन्होंने चाय का एक बड़ा घूंट लिया और अपनी मूंछ पोंछते हुए कहा, वर्नॉन, तुम इसे किस स्कूल में भेजते हो? वर्नॉन अंकल ने तत्काल कहा, सेंट ब्रूटस में लालच अपराधियों के लिए वो सबसे अच्छा स्कूल है। मार्ज आंटी ने कहा, अच्छी बात है। क्या सेंट ब्रूटस में लड़कों पर छड़ी का इस्तेमाल होता है? उन्होंने टेबल के पार से हैरी से पूछा। और वर्नॉन अंकल ने मर्ज आंटी के पीछे से धीरे से अपना सिर हिलाया। हैरी ने कहा, हाँ। फिर उसे महसूस हुआ कि ये बात ढंग से बोलना चाहिए, इसलिए उसने आगे जोड़ दिया, हर समय। बहुत बढ़िया, मर्ज आंटी बोली। मुझे ये बकवास अच्छी नहीं लगती है कि बच्चों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कुछ बच्चे पिटे बिना नहीं सुधर सकते हैं। 100 में से 99 मामलों में तगड़ी पिटाई की जरूरत होती है। क्या तुम्हारी अक्सर पिटाई होती है? हैरी बोला, हाँ, सैकड़ों बार। मर्ज आंटी की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। मुझे तुम्हारे बोलने का अंदाज अच्छा नहीं लग रहा है लड़के, उन्होंने कहा। अगर तुम अपनी पिटाई के बारे में इतने हल्के अंदाज में बोल रहे हो तो ये बात साफ है कि तुम्हारी जमकर पिटाई नहीं हो रही है। पिटूनिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो स्कूल वालों को एक पत्र लिखती, उन्हें साफ साफ बता दो कि इस बच्चे के मामले में तुम बुरी तरह पिटाई करने की सलाह देती हो। शायद वर्नॉन अंकल चिंतित थे कि हैरी अपना वादा भूल सकता है, इसलिए उन्होंने तत्काल विषय बदल दिया। मार्ज, आज सुबह की न्यूज सुनी तुमने उस भागे हुए कैदी के बारे में? जब मार्ज आंटी वहां पर आराम से रहने लगी तो हैरी हसरत से सोचने लगा कि अगर वे यहाँ नहीं आती तो कितना बढ़िया रहता। वर्नॉन अंकल और पिटूनिया आंटी हैरी को आमतौर पर प्रोत्साहित करते थे कि वह उनके रास्ते से दूर रहे। हैरी को भी यह इंतजाम अच्छा लगता था। दूसरी तरफ मार्ज आंटी हैरी को हर समय अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी ताकि वे उसके सुधार के लिए सुझाव दे सकें। उन्हें हैरी और डडली की तुलना करने में बहुत मजा आता था। इसके अलावा उन्हें डडली को महंगे तोहफे देना भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसा करते समय वे हैरी को घूरती थी, जैसे उससे ये पूछने के लिए उकसा रही हूँ कि उसे कोई तोहफा क्यों नहीं मिला। वे बार बार यह भी बताती रहती थी कि हैरी इतना घटिया और बुरा क्यों है। तीसरे दिन उन्होंने दोपहर का खाना खाते समय कहा, वर्नॉन, ये लड़का अगर गलत रास्ते पर चला जाए तो इसके लिए तुम खुद को दोषी मत मानना। अगर कोई चीज अंदर से ही सड़ी हो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हैरी ने अपना ध्यान भोजन पर केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ थरथराने लगे और उसका चेहरा गुस्से के मारे तमतमाने लगा। उसने खुद को याद दिलवाया, अनुमति पत्र को याद रखो, हॉग्समीड के बारे में सोचो, कुछ मत बोलो, मत उठो। मर्ज आंटी ने शराब के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। वह बोली, यह पैदाइश के मूलभूत नियमों में से एक है। कुत्ते में भी ऐसा होता है। अगर कुतिया के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो पिल्ले के साथ भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी।
मार्ज आंटी ने शराब के जिस गिलास को हाथ में पकड़ा था वो उसी समय फूट गया। कांच के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे और मार्ज आंटी थूक निकलकर पलके झपकाने लगी। उनका बड़ा लाल चेहरा शराब में नहा गया था। पिटूनिया आंटी चीखी, मार्ज मार्ज तुम ठीक तो हो? मार्ज आंटी ने अपने चेहरे को नैपकिन से पोंछते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, शायद ग्लास थोड़ा कसकर पकड़ लिया होगा। कुछ दिनों पहले कर्नल फ्लबिस्टर के यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। पिटूनिया बात का बतंगड़ मत बनाओ, मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन पिटूनिया आंटी और वर्नॉन अंकल हैरी को शकबरी निगाहों से देख रहे थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि बेहतर यही होगा कि वो पुडिंग को छोड़ दे और जितनी जल्दी हो सके वहां से उठकर चला जाए। बाहर निकलने के बाद वो हॉल की दीवार पर टिककर गहरी सांसें लेने लगा। बहुत समय बाद उसे इतना गुस्सा आया था। उसने किसी चीज को फोड़ा था। उसने सोचा यह दोबारा नहीं होना चाहिए। सिर्फ हॉग्समीड के अनुमति पत्र का सवाल नहीं था। अगर वह इसी रास्ते चला तो जादू मंत्रालय उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। हैरी अब भी नाबालिग जादूगर था और जादूगरों के कानून के अनुसार उसे स्कूल के बाहर जादू करने की इजाजत नहीं थी। उसका रिकॉर्ड भी साफ सुथरा नहीं था। पिछली गर्मियों में ही उसे एक आधिकारिक चेतावनी मिली थी जिसमें यह बिल्कुल साफ देखा हुआ था कि अगर भविष्य में प्रिवेट ड्राइव में जादू हुआ तो हैरी को हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाएगा। आवाजों से वो समझ गया कि डसली परिवार टेबल से उठ रहा है। वो उनके रास्ते से दूर हटकर जल्दी से ऊपर की सीढ़ियों पर चला गया। अगले 3 दिनों तक जब भी मार्ज आंटी उससे ऐसी वैसी बात कहती थी तो हैरी अपनी झाड़ू की बेहतरीन देखभाल खुद कैसे करे कि मार्गदर्शक पुस्तिका के बारे में सोचने लगता था। यह तरकीब बहुत सफल रही क्योंकि इससे उसके चेहरे पर एक सपाट भाव आ जाता था। उसे देखकर मार्ज आंटी अब यह कहने लगी थी कि वो मंदबुद्धि था। आखिरकार मार्च की यात्रा की आखिरी शाम आ ही गई। पिटूनिया आंटी ने बेहतरीन डिनर तैयार किया और वर्नॉन अंकल ने शराब की कई बोतलें खोल ली। सूप और मछली के दौरान हैरी की गलतियों का कोई जिक्र नहीं हुआ। जब वे सब लेमन मेरिंग पाए खाने लगे तो वर्नॉन अंकल अपनी ड्रिल बनाने वाली कंपनी ग्रनिंग्स के बारे में विस्तार से बताकर सबको बोर करने लगे। फिर पिटूनिया आंटी ने कॉफी बनाई और वर्नॉन अंकल ब्रांडी की एक बोतल लेकर आ गए। तुम तो नहीं लोगी ना मार्च? आंटी पहले से ही काफी शराब पी चुकी थी और उनका बड़ा चेहरा बहुत लाल हो गया था। एकदम छोटा सा पैग, उन्होंने हंसते हुए कहा। थोड़ा सा और, ये हुई ना बात। डडली पाई का चौथा टुकड़ा खा रहा था। पिटूनिया आंटी अपनी छोटी उंगली बाहर निकालकर कॉफी की चुस्की ले रही थी। दरअसल हैरी अपने बेडरूम में छिप जाना चाहता था, लेकिन वर्नॉन अंकल की गुस्से भरी छोटी आंखें देखकर वह समझ गया कि उसे वहीं बैठकर यह झेलना पड़ेगा। मार्ज आंटी ने अपने होंठ चाटते हुए और ब्रांडी के गिलास खाली करते हुए कहा, बहुत बढ़िया पिटूनिया, इससे थोड़ी ताकत मिल जाती है। आखिर 12 कुत्तों की देखभाल भी तो करनी पड़ती है। उन्होंने अपनी लंबी डकार लेते हुए अपने मोटे पेट को थपथपाया। माफ करना, मुझे स्वस्थ बच्चे अच्छे लगते हैं। उन्होंने डडली की तरफ आंख मारते हुए कहा, तुम्हारा डील डॉल सही है डडली, बिल्कुल अपने पिता की तरह। हाँ वर्नॉन, मैं थोड़ी सी ब्रांडी और लूंगी। और दूसरी तरफ यह बच्चा, उन्होंने हैरी की तरफ सिर हिलाते हुए कहा, जिसने अपने पेट में मरोड़ महसूस की। उसने जल्दी से सोचा, मार्गदर्शक पुस्तिका को याद करो। यह बच्चा तो छोटा और घटिया दिखता है। ऐसा कुत्तों के साथ भी होता है। अभी पिछले ही साल की बात है, मैंने कर्नल फ्लबिस्टर से एक कुत्ते को डुबाने को कहा। वह अब छोटा कुत्ता था, कमजोर, उसका सही विकास नहीं हुआ था। हैरी अपनी पुस्तक के 12वें पेज को याद करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें जादुई झाड़ुओं की गड़बड़ी को दूर करने का मंत्र लिखा था। यह सब खून का असर है, जैसा मैं उस दिन कह रही थी। गंदा खून आखिर रहेगा गंदा ही। बुरा मत मानना पिटूनिया, मैं तुम्हारे परिवार की बुराई नहीं कर रही हूँ। उन्होंने पिटूनिया आंटी के पतले हाथ पर अपना फावड़े जैसा हाथ रखते हुए कहा, परंतु सच तो यही है कि तुम्हारी बहन गड़बड़ थी। ऐसा अच्छे से अच्छे परिवारों में भी हो जाता है। फिर वो एक आवारा के साथ भाग गई और परिणाम हमारी आंखों के सामने है। हैरी अपनी प्लेट को घूर रहा था। उसके कानों में अजीब सी घंटी बज रही थी। उसने सोचा अपनी झाड़ू के निचले सिरे को कसकर पकड़ो, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि इसके बाद क्या आता है। मार्ज आंटी की आवाज वर्नॉन अंकल की ड्रिल की तरह उसके कानों में जा रही थी। मार्ज आंटी ने जोर से कहा, इसका बाप। उन्होंने ब्रांडी की बोतल को पकड़ा और अपने ग्लास में डालते हुए टेबल क्लॉथ पर ब्रांडी छलकाते हुए बोली, तुमने मुझे कभी बताया नहीं इसका बाप क्या करता था। वर्नॉन अंकल और पिटूनिया आंटी बहुत तनाव में दिख रहे थे। डडली ने अपनी पाई से नजरें हटाकर अपने मम्मी डैडी को देखा। वर्नॉन अंकल ने हैरी की तरफ कनखियों से देखते हुए कहा, वह काम नहीं करता था, बेरोजगार था। मुझे यही उम्मीद थी। मार्ज आंटी ब्रांडी का बड़ा घूंट लेते हुए बोली। फिर उन्होंने अपनी आस्तीन से अपनी टुड्डी पोंछते हुए कहा, निकम्मा, टिठल्ला, आलसी, आवारा। वे ऐसे नहीं थे, हैरी अचानक बोला। टेबल पर एकदम खामोशी छा गई। हैरी कांप रहा था। जिंदगी में उसे पहले कभी भी इतना गुस्सा नहीं आया था। वर्नॉन अंकल का चेहरा सफेद पड़ गया। वे चिल्लाए, और ब्रांडी लोगी। उन्होंने मर्ज आंटी के ग्लास में पूरी बोतल डाल दी। फिर उन्होंने हैरी से घुराकर कहा, लड़के तो अपने बिस्तर पर जाओ, चलो। नहीं वर्नॉन, मर्ज आंटी ने हिचकियां लेते हुए एक हाथ उठाया और उनकी छोटी लाल आंखें हैरी पर टिक गईं। आगे बोलो लड़के, आगे बोलो। तुम्हें अपने माता पिता पर बड़ा घमंड है। वे कार दुर्घटना में मरे थे। मुझे लगता है शराब के नशे में धुत होंगे।
वे कार दुर्घटना में नहीं मरे थे, हैरी ने कहा जब खड़ा हो चुका था। वे कार दुर्घटना में ही मरे थे, झूठे कहीं के, और तुम्हें अपने सज्जन मेहनती रिश्तेदारों के सिर पर बोझ की तरह छोड़ गए। मार्ज आंटी आवाज से फूलती हुई चीखी, तुम एक बुरे खटिया। लेकिन मार्ज आंटी की अचानक बोलती बंद हो गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उन्हें शब्द नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लगा जैसे वे गुस्से के कारण फूल रही थी, परंतु उनका फूलना बंद नहीं हुआ। उनका बड़ा लाल चेहरा फैलने लगा, उनकी छोटी आंखें बाहर निकलने लगी और उनका मुंह इतना खुल गया कि वे बोल नहीं सकती थीं। अगले ही पल उनके जैकेट के कुछ बटन टूट गए। वे किसी बड़े गुब्बारे की तरह फूलती रहीं। उनका पेट इतना फूल चुका था कि उसका बेल्ट टूट कर गिर गया। उनकी हर उंगली बेलन की तरह फूल रही थी। जब मार्ज आंटी का शरीर कुर्सी से छत की तरफ उठने लगा तो वर्नॉन अंकल और पिटूनी आंटी एक साथ चीखे, मार्ज। वे पूरी तरह गोल मटोल हो चुकी थीं और उनके हाथ पैर मोटे हो गए थे। जब वे हवा में उड़ती हुई ऊपर जा रही थी तो रिपर बुरी तरह भौंकता हुआ कमरे में आया। नहीं! वर्नॉन अंकल ने मार्ज का पैर पकड़कर उन्हें नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वे भी फर्श से उठ गए। अगले ही पल रिपर ने झपट कर वर्नॉन अंकल के पैर में अपने दांत गड़ा दिए। इससे पहले कि कोई उसे रोके, हैरी डाइनिंग रूम से दौड़कर बाहर आ गया। वह सीढ़ियों के नीचे बनी अलमारी की तरफ गया। उसके वहां पहुंचते ही अलमारी का दरवाजा जादू से अपने आप खुल गया। कुछ ही पल में वह अपने संदूक को खींचकर घर के सामने वाले दरवाजे तक ले आया। फिर वह सीढ़ियों पर दौड़कर चढ़ा, अपने बिस्तर के नीचे वाले फर्श पर रखे ढीले बोर्ड को खींचा, उसके भीतर से अपनी पुस्तकें और जन्मदिन के तोहफे वाले तकिए के कवर को झपटकर बाहर निकाला। कमरे से बाहर निकलते समय उसने हेडविग का खाली पिंजरा भी उठा लिया। धड़धड़ाते हुए अभी वो अपने संदूक के पास पहुंचा ही था कि तभी वर्नॉन अंकल डाइनिंग रूम से बाहर निकले। उनका एक पैर अब भी खून में लथपथ था। वे गरजे, वापस आओ और उसे ठीक करो। लेकिन हैरी तो गुस्से से पागल हो चुका था। उसने अपने संदूक को लात मारकर खोला, उसमें से अपनी छड़ी निकाली और वर्नॉन अंकल की तरफ कर दी। हैरी ने बहुत तेज तेज सांसें लेते हुए कहा, वे इसी लायक थीं, उन्हें जो सजा मिली वे उसी लायक थी, आप मुझसे दूर ही रहना। उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ने के लिए हाथ पीछे बढ़ाए। हैरी ने कहा, अब बहुत हो चुका, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। और अगले ही पल वो बाहर निकलकर अंधेरी शांत सड़क पर पहुंच गया। वो अपने भारी संदूक खींच रहा था और हेडविग का पिंजरा उसकी बाह में दबा था।